नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं रीडर्स फास्ट न्यूज। अपनों से अपनी बात में हम आज आपको एक ऐसे युगल जोड़ी से मिलवा रहे हैं जिन्होंने अपनी अब तक की छोटी सी जिंदगी में बहुत कठिन संघर्ष किए हैं और तमाम मुश्किलों झंझावतों का सामना कर कैंसर जैसी अपर कष्टदायक और जानलेवा बीमारी को मात देकर लोगों के तानों की परवाह किए बगैर अपने अटूट प्रेम को एक नई ऊंचाई दी, विवाह किया और सारी दुष्टताओं के परे धकेल कर एक पुत्र के माता पिता बनकर आनंदमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये युगल जोड़ी है इशिका थवाइट और सत्येंद्र सिंह की। इशिका एक गृहिणी है और सत्येंद्र छत्तीसगढ़ पुलिस में सब इंस्पेक्टर। इशिका किशोर वय में ही एक प्रकार के रक्त कैंसर का शिकार हो गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपार कष्ट झेला, पर अपने माता पिता और परिजनों के निरंतर सकारात्मक सहयोग और समर्थन से और सबसे ऊपर अपनी अदम्य जिजीविषा से, जबरदस्त इच्छा शक्ति से इशिका ने कैंसर को मात देकर पुनर्जीवन पाया। फिर इशिका और सत्येंद्र ने विवाह कर अपने सपनों का घर बसाया। रीडर्स फर्स्ट में बात करते हुए इस प्यारी युगल जोड़ी ने अपने संघर्ष गाथा और लव स्टोरी साझा की। आइए जानते हैं कैसा था जीवन इनके लिए, इनका प्रेरणादायक संघर्ष और कितनी रोमांचक थी इनकी लव स्टोरी। आज अपनों से अपनी बात में हमारे सामने एक ऐसी युगल जोड़ी है जिन्होंने जिंदगी और मौत की जद्दोजहद देखी है और काफ़ी संघर्ष करने के बाद आज इस मुकाम तक पहुँचे कि हमारे साथ हमारी स्टूडियो में मौजूद हैं और अपने संघर्ष की कहानी को अपने हमारे दर्शकों के साथ वो बांटना चाहेंगे। इशिका थवाइट और सत्येंद्र सिंह, इन दोनों की कहानी बहुत ही संघर्षमय रही है और बहुत ही इंस्पिरेशनल भी है। लोग इनसे इनके बारे में जानकर मोटिवेट भी होंगे। इशिका को बचपन से ही कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो गई और आज से एक दशक पूर्व कैंसर लगभग लाइलाज ही माना जाता था। इस गंभीर बीमारी से जूझकर इन्होंने आज इस मुकाम को हासिल किया है। तो आइए हम उनसे मिलते हैं और जानते हैं उनकी संघर्ष गाथा को कि उन्होंने कैसे इस लड़ाई को लड़ा और इसमें किन किन का योगदान रहा, किन किन ने इनका सपोर्ट किया और आज इस मुकाम तक ये लोग पहुंचे हैं। इशिका जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने इस गंभीर बीमारी को कैसे। जी सर, तो जब मैं 14 साल की थी, 16 अगस्त 2012 से ही सिम्टम्स दिखने शुरू हुए। 15 अगस्त 2012 तक सब कुछ नॉर्मल था। 16 अगस्त की रात में अचानक से पेन उठा कंधे पे और सीने में सूजन आई जब मैं सो के उठी। फिर उसके बाद में समय के साथ-साथ ये पेन बढ़ता गया। हम लोग सोचे कि नॉर्मल नस वगैरह का दर्द होगा करके और फिर उसके बाद में समय के साथ में वो पेन बढ़ता गया। फिर डॉक्टर ट्रीटमेंट लेना शुरू किया तो लगभग महीने भर तो हमने रायगढ़ में इलाज कराया। फिर जब समझ में नहीं आया और इधर कोई रिलीफ नहीं मिल रहा था, फिर हम रायपुर गए। रायपुर में मेरे मामा का घर है, तो हम वहाँ गए और 2 महीने लगभग हमने रायपुर में ट्रीटमेंट कराया और 2 महीने ट्रीटमेंट कराने के बाद लगभग कम से कम 23 से 25 टेस्ट हुए और 2 बार बायोप्सी के बाद में फिर ये बीमारी डायग्नोज हुई कि लिम्फोमा NHL है और कैंसर है। फिर उसके बाद में मतलब जब पता चला तो ये बात मुझे नहीं बताया गया, काफ़ी समय तक मुझसे ये चीज़ छुपाया गया। बाकी घर में सबको पता था और इस मतलब ये सोचे कि शायद मुझे पता चलेगा तो मैं घबरा जाऊँगी या डर जाऊँगी करके काफ़ी। लेकिन इस बीच में मेरी मम्मी क्या है वो बहुत रोती थी और अपने आप को नहीं दिखा पाती थी ना उतना स्ट्रॉन्ग। तो उसकी हालत देख के मैं इतना समझी थी कि हाँ, कुछ तो बड़ी बात है जो इन लोग मेरे से छुपा रहे हैं करके। फिर बायोप्सी का जब सेकंड बायोप्सी का जब रिज़ल्ट आया, रिपोर्ट आया, तो हम गए फिर उसके बाद डॉक्टर से मिलने। फिर डॉक्टर ने मेरे सामने ये चीज़ को बोल दिया कि हाँ, कन्फर्म हो गया कि कैंसर है। फिर उसके बाद में पर सच सच बताऊँ तो मैं नहीं डरी, बिल्कुल नहीं डरी क्योंकि मेरे लिए बस ये था कि हाँ, इतना पेन है, ये पेन से थोड़ा रिलीफ़ मिले और कैसे भी हो ये बीमारी ठीक हो जाए। तो मेरे को ये था कि हाँ, कैंसर है, ट्रीटमेंट होगा, ठीक हो जाऊँगी। उसके बाद में फिर वहाँ डिसाइड किया गया कि रायपुर में ट्रीटमेंट कराएँ या मुंबई लेके जाएँ। तो इसमें फिर मुंबई ले जाना ये डिसीज़न लिया गया कि मुंबई ले जाके आगे का ट्रीटमेंट कराएँगे। ये डिसीज़न लेना आसान नहीं था क्योंकि मुंबई एक बहुत बड़ा शहर हो जाता है और वहाँ जाके रहना, इलाज कराना ये थोड़ा यहाँ रहते हुए सोचना मुश्किल हो जाता है। फिर उसके बाद में ये डिसीज़न मतलब ये था कि मेरे मामा बोले फिर कि मैंने मुंबई ही में ट्रीटमेंट कराएँगे आगे का ट्रीटमेंट। फिर मेरे मम्मी-पापा के साथ और मेरे एक फूफा जी गए थे। हम लोग इतने लोग करके मुंबई गए आगे के ट्रीटमेंट के लिए। फिर लगभग 20 दिनों के इंतज़ार के बाद बोलना चाहिए क्योंकि वहाँ का प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है। तो फिर उसके बाद में फाइनली मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ।
फिर ट्रीटमेंट में था कि कीमो, ये तो मतलब कैंसर का तो कीमो तो होता ही है बोलिए, लेकिन हर कैंसर का ट्रीटमेंट अलग होता है। तो मेरे कैंसर के हिसाब से ट्रीटमेंट हुआ कि 6 साइकिल कीमो के लिए जाएँगे और माने 1 साइकिल लगभग यहाँ 2 घंटे 3 घंटे का ऐसा होता है, लेकिन मतलब इतने दिनों में क्या है बीमारी काफ़ी बढ़ चुकी थी, इस वज़ह से फिर मेरा 1 साइकिल कम से कम 96 घंटे का होता था। 5 दिन लगातार चलता था, 96 घंटे का 1 साइकिल होता था और फिर 21 दिन का गैप होता था, जिसमें फिर ब्लड टेस्ट और बाकी टेस्ट वगैरह करके अगर रिपोर्ट नॉर्मल है, तो फिर दूसरा साइकिल शुरू होता था। ऐसा मेरा ट्रीटमेंट 6 साइकिल डिसाइड किए गए और माने ये था अभी तक तो चलो तब भी था, हिम्मत था, सब कुछ था कि लेकिन ये नहीं पता था कि इसका ट्रीटमेंट सच में इतना कठिन होता है। मतलब अगर कैंसर है शरीर में तो इंसान फिर भी सर्वाइव कर ले, लेकिन इसका ट्रीटमेंट को झेलना ये सबसे कठिन होता है। और जब पता चला मतलब वो लोग बताते हैं ट्रीटमेंट शुरू करने के पहले साइन वगैरह भी लेते हैं, सब कुछ बताते हैं कि ये सारे सिम्पटम हैं, बॉडी इतनी वीक पड़ती है और ये होता है। तो मुझे बताया गया कि 16 16 या 14 मतलब साइड इफ़ेक्ट्स थे, जो मेरा कीमो था उसमें। तो वो सारे साइड इफ़ेक्ट्स मेरे मम्मी-पापा को भी समझाए गए, मुझे भी समझाया गया और उसमें एक साइड इफ़ेक्ट था हेयर फॉल। उस उस साइड इफ़ेक्ट से गुज़रना मेरे लिए सबसे ज़्यादा कठिन था क्योंकि जब मैं मुंबई गई और उस समय तक मेरे बाल जो थे वो मेरे घुटने के भी नीचे आते थे और मैं कभी भी मतलब अपने बाल में कैंची तक नहीं छुआई थी। उस समय इतने लंबे बाल थे मेरे और लंबे बाल शुरू से ही रखने का शौक था। तो बहुत कठिन था वो चीज़ हेयर फॉल को झेलना और जब तक मतलब उस समय ऐसा हुआ कि मैंने पूरे ट्रीटमेंट भर में अगर मैं कहीं पे भी कमज़ोर पड़ी तो एक वही समय था जब मेरा बाल झड़ने का मुझे पता चला कि हाँ, अब मेरे बाल झड़ जाएँगे। वो जो एक क्या बोलना चाहिए फीलिंग होती है ना वो बहुत ख़राब होती है और ख़ासकर एक लड़की होने के नाते। फिर उसके बाद में मैंने बहुत कोशिश की अपने बाल बचाने के, मैं बुक भी पढ़ती थी मतलब कीमोथेरेपी में बाल झड़ते हैं तो उसको कैसे रोका जाए और बहुत कोशिश की लेकिन नहीं बचे। और सेकंड कीमो के शुरू होते तक ही क्योंकि इतना हाई डोज़ कीमो था कि पहले ही कीमो में बाल झड़ने शुरू हो गए और सेकंड कीमो के शुरू होते तक ही मेरे बाल पूरे झड़ चुके थे। अब इसमें मैं बोलूँ फैमिली का सपोर्ट, तो ये चीज़ है कि जब मेरे बाल झड़ने शुरू मतलब मुझे जब पता चला तो मैं इतना रोती थी कि उस समय मेरे मम्मी-पापा बस मेरे साथ थे मुंबई में और उन लोगों को मेरे को सँभालना मुश्किल हो गया था उन लोग के लिए। तब वहाँ पे मेरे बड़े मम्मी, बड़े पापा को बुलाया गया घर से उन लोग आए 15 दिन तक उन लोग साथ में रहे और मतलब बस मेरे को एक अच्छा माहौल देने के लिए, खुश रखने के लिए और समझाने के लिए कि कुछ नहीं होता। लेकिन हाँ, उन लोग के आने से मुझे काफ़ी अच्छा लगा था मतलब क्योंकि मैं घर से भी दूर थी, मैं जॉइंट फैमिली में रहने वाली हूँ, कभी इतना अकेले कभी नहीं रही थी। तो मुंबई जाके एकदम अनजान शहर में एकदम अकेले से रहना बहुत कठिन था। तो फिर बड़ी मम्मी, बड़े पापा आए, 15 दिन उन लोग साथ रहे, तो फिर काफ़ी अच्छा लगा। फिर उसके बाद में बाल कटाने के लिए कहा गया हॉस्पिटल से मुझे क्योंकि इतने लंबे बाल झड़ेंगे तो देख के और बुरा लगेगा करके डॉक्टर लोगों ने सजेस्ट किया कि इसके बाल छोटे करा दो, छोटे बाल झड़ेंगे तो शायद उसको इतना बुरा ना लगे। फिर उसके बाद में मैंने जीवन में पहली बार अपने बालों में कैंची लगाया बोलना चाहिए और फिर जाके अपने छोटे-छोटे बाल करा लिए। फिर पहला कीमो जब खत्म हुआ और सेकंड कीमो के स्टार्ट होते तक ही पूरे बाल झड़ चुके थे, पूरे। फिर बाल ही क्या भौं, पलक सब झड़ चुके थे। फिर उसके बाद में था, उस समय था थोड़ा-सा हार्ड था वो पीरियड मेरे लिए। फिर ठीक ना जब मैं एडमिट थी, मेरे बगल बेड पे ही एक लड़की आई, वो कलकत्ता से थी। मुझे उसका नाम याद नहीं है अभी बट इतना याद है, मेरे से कुछ 4 साल की बड़ी थी, कलकत्ता से थी और बहुत घुंघरालू और बहुत लंबे बाल उसके। तो उसको देख के मैं हमेशा मेरी मम्मी को ये बोलती थी, "उसके बाल क्यों नहीं झड़े? मेरे बाल झड़ गए।" हमेशा ऐसा बोलती थी और उसका भी कीमो था। लेकिन उसके कीमो में बाल हेयर फॉल वो नहीं थे, साइड इफ़ेक्ट नहीं था उसका, तो उसके बाल नहीं झड़े थे। तो फिर उसके बाद में उसके पैर में था कैंसर वो मेरे बगल बेड पे ही थी तो जब मतलब एक रात हम लोग ऐसे मैंने बात-वात करके सोए और अगले सुबह मैं देखी तो वो अपने बेड पे नहीं थी, तो मेरे को पता चला कि उसको ऑपरेशन थिएटर ले गए हैं करके। फिर कुछ समय बाद वो ऑपरेशन थिएटर से लौटी और उसके बाद वो बेहोश थी उस समय तो, लेकिन जब होश आया तो उसके घरवाले भी बहुत रो रहे थे और वो भी बहुत रो रही थी। फिर मेरे को समझ नहीं आया ये लोग इतना रो क्यों रहे? फिर जब मुझे पता चला कि उसके जिस पैर में कैंसर था, उस पैर को ही मतलब काट दिया गया है करके, तो ये चीज़ जब मैं सुनी ना तो ये मेरे को मतलब
इतना वो किया अंदर से कि मेरे तो फिर भी बाल गए हैं, जो कुछ समय बाद लौट आएँगे, लेकिन उसके तो पैर ही चले गए, जो शायद क्या कभी नहीं आएँगे। फिर उसके बाद ये चीज़ मेरे को मतलब कहीं न कहीं ये हिम्मत दी कि उसकी जो परेशानी है वो बहुत बड़ी है मेरी परेशानी से। तो ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है बाल झड़ना। वो चीज़ से फिर मैं मतलब अपने आप को वो कर पाई, निकाल पाई और उसकी तकलीफ़ को जब मैं देखी ना तो मैं बोली इसकी तकलीफ़ के आगे तो कुछ भी नहीं है मेरी तकलीफ़। फिर उसके बाद में फिर समय बीता मैंने वो ऐसा मोमेंट था मतलब पूरे ट्रीटमेंट भर में कि जहाँ पे मैं कमज़ोर पड़ी थी और उसके बाद मैं कभी भी मतलब कभी भी पूरे ट्रीटमेंट चलते भर में कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ी। मेरे को बस इतना था कि हाँ, मेरे को जल्दी से यहाँ ट्रीटमेंट लेना है, ठीक होना है, वापस अपने घर जाना है बस। ठीक होना है, वापस अपने घर बस इतना ही था। फिर उसके बाद में समय बीता, बहुत-बहुत ऐसा भी होता था। सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है आपको हॉस्पिटल का जो माहौल होता है ना, उसको फ़ेस करना। क्योंकि हम लोग जैसे एक रूम में 6 लोग रहते थे, तो कई बार ऐसा हुआ कि हम लोग हाँ, हँस-बोल के आपस में बात-वात करके सोए हैं, अगले दिन सुबह उठे हैं, तो किसी की बॉडी है। मतलब ऐसा था कि अभी तो इस रात में इनसे बात हुई थी और अभी ये खत्म हो गए, ऐसा माहौल होता था। और क्योंकि मेरी उम्र 14 साल की थी, तो 14-15 साल की थी लगभग, तो माने ऐसा होता है बच्चे का वार्ड, एक बड़ों बड़ों का वार्ड, तो उसमें हमेशा मैं कन्फ्यूज़ ही रही मतलब डॉक्टर लोग कि किस वार्ड में डालें, बड़ों के साथ डालें या बच्चों के साथ, ऐसे करके। तो मैं बच्चों के साथ भी रही हूँ, बड़ों के साथ भी रही हूँ, तो हमेशा ऐसा होता था कि मतलब कोई ना कोई एक दिन ऐसा नहीं खाली जाता था कि हॉस्पिटल से बॉडी नहीं निकले या हमारे रूम में है कि कोई खत्म ना हो। मतलब वो ऐसा माहौल था ना कि आज जिंदा है, पता नहीं कल रहेंगे कि नहीं। लेकिन फिर भी मैं इतना ही बोलूँगी कि अगर ये फ़ेज़ चल रहा है, तो सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट कुछ है तो वो आपका विल पावर है। आप में वो चीज़ होनी चाहिए कि नहीं मैं ठीक होंगी मतलब मैं ठीक हो जाऊँगी। और और अगर मतलब और एक घर वालों का अगर मैं बोलूँ तो घर वालों की भूमिका जो थी, वो मेरे लिए बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी। मतलब ये जो हिम्मत था, ताकत था, वो घर वालों की वज़ह से ही था। उनके जो एफ़र्ट्स थे, इतना मेरे को खुश रखने की कोशिश करते थे वो ऐसे माहौल में भी, कि उनके जो एफ़र्ट्स थे वो बहुत-बहुत मायने रखते हैं। मेरे मम्मी-पापा पूरी जर्नी मेरे साथ रहे और मैं तो बोलती हूँ मैं तो फिर भी फ़िज़िकल तकलीफ़ पा रही थी। मेन तकलीफ तो उन लोग पाए हैं, जो मेरे को ऐसे देखे हैं क्योंकि मेरे हिसाब से तो अपने औलाद को क्योंकि आज मेरा खुद का बेटा है तो मैं ये बोल सकती हूँ कि अगर अपने औलाद को तकलीफ हो ना, तो वो तकलीफ सबसे बड़ी तकलीफ होती है। तो उन लोग वो पूरा फेस देखे हैं और पता नहीं कैसे देखे होंगे अब मेरे को लगता है सोचती हूँ तो, बहुत-बहुत। मैं तो ये बोलती हूँ जब से मेरे मतलब कंधे पे पेन था, फिर जब कीमो शुरू हुआ ना, फिर मेरा पेन खत्म हो गया था। फिर लेकिन जब तक ये डायग्नोज़ हुआ, जब तक 2 से 3 महीने, मैं बिस्तर पे लेट नहीं पाती थी, इतना पेन होता था। तो उस बीच में मेरी मम्मी को देखी हूँ, कम से कम मैं बोलती हूँ कि 3 महीने जब तक मैं बिस्तर पे नहीं लेटी, वो नहीं सोई। पूरा रात वो मेरे को लेके बैठे रहती थी और मैं उसके उसके ऊपर टिक के सोती थी। पूरा-पूरा रात वो मेरे को लेके बैठती थी। 3 महीने मुंबई जाने के बाद भी ऐसा होता था, पूरा रात हॉस्पिटल में साथ में रहना पड़ता था और उसमें मैं मेरे मम्मी-पापा को देखी हूँ कि पूरा-पूरा रात उन लोग नहीं सोते थे। बहुत-बहुत मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा आपका घरवालों का सपोर्ट होता है ये सब चीज़ों में। और बाकी फैमिली वालों का बोलूँ तो भले ही दूर थे, लेकिन इतना सपोर्ट किए हैं सबके सब बहुत ज़्यादा। और अम मतलब जैसे मेरे को अब एक इंसिडेंट याद आता है छोटा-छोटा जैसे उन लोग मेरे को खुश करने की कोशिश करते थे। जब मैं मतलब मुंबई में थी तो वहाँ वो अकेले बोर होती होगी, अकेले उसको अच्छा नहीं लगता होगा, ये करके मेरे बड़ी मम्मी, बड़े पापा मेरे लिए टैब लेके आए थे। उसमें गेम डाल के मेरे भाई लोग उसमें गेम डाल के मेरे लिए भेजते थे और उस समय तो उतना वो नहीं था ना एंड्रॉयड वगैरह का स्टार्टिंग पीरियड था 2012-11 तो उसमें मतलब मेरे छोटे-छोटे 2012 में ही मेरे 2 भतीजे हुए थे। तो एक जून में, एक जुलाई में, तो उन लोग के वीडियोज़ को टैब में डाल के भेजते थे ताकि उन लोग के वीडियोज़ देखूँ और मैं खुश हूँ करके और मतलब छोटे-छोटे सारे एफर्ट्स याद आते हैं आज मेरे को कि कितना मेरे को खुश रखने की कोशिश करते थे और अगर आपकी फैमिली में मैं बस इतना बोलना चाहूँगी और कोई भी अगर ऐसे सिचुएशन पे है, तो आप उसको बस खुश रखने की कोशिश करिए। कैसे भी को खुश करना मतलब स्ट्रेस फ्री माहौल दीजिए, एकदम खुश रखने की कोशिश कीजिए। उसको अपने में ये चीज़ होना चाहिए कि हाँ, मेरे को जीना है मतलब मेरे को जीना है, ये चीज़। और तो आपको ये माहौल देना पड़ेगा, ये चीज़ होता है। और मेरी फैमिली का जो सपोर्ट रहा है वो बहुत ज़्यादा रहा है मेरे लिए।
बहुत ज़्यादा। मेरे मम्मी-पापा को सँभालने के लिए, जब मैं शुरू 2 महीने रायपुर में थी, उस समय आधे जब ये चीज़ पता चला था, मतलब डाउट में था कैंसर है या नहीं है, इस वज़ह से 2 बायोप्सी हुए। तो ये जो पीरियड निकालना था ना, मतलब सब ये प्रे करते थे, काश मत निकले, काश मत निकले। और इस बीच में मेरी मम्मी को सँभाला, मेरी मेरी सारी मौसी लोग, मेरे मामा परिवार, क्योंकि हम लोग मामा घर में थे 2 महीने, तो उस समय जैसा वो लोग सँभालते थे मेरी मम्मी को, जैसा जैसा मेरे को खुश रखने की कोशिश करते थे या मेरे को इस चीज़ को पता ना चले इस चीज़ का कोशिश करते थे, वो सारी चीज़ें बहुत बहुत मायने रखती हैं मेरे लिए। और आपने जो झेला, जैसे आपने अभी बताया कि बाल झड़ना जी, आपके लिए बहुत बड़ा मेंटल शॉक था वो। जी, लेकिन उसी तरह से कीमो को झेलना जिस तरह आपने झेला, वो जो दर्द आपने मन में महसूस किया, तो वो भी बहुत बड़ी बात थी अपने आप में। वो भी इस टेंडर एज में, इतने कम एज में। तो हम ये जानना चाहेंगे कि इस पूरे दौरान जब से आपको डायग्नोज हुआ आपका कैंसर और जितने दिनों आपने झेला, वहाँ पे ट्रीटमेंट किया, इस पूरे पीरियड में समाज का कैसा नज़रिया था आपके और आपके परिवार के प्रति? समाज का नज़रिया। मैं सच बोलूँ तो मैं तो इतने कम एज में थी कि मैंने अपने सिर्फ़ परिवार के अलावा किसी बाहर वालों को वो नहीं वो किया। लेकिन जब मैं लौटी ना ट्रीटमेंट के बाद, तो उस समय फिर मेरे को ये चीज़ पता चला कि मतलब क्या होता है। क्योंकि 14-15 साल की एज जो है उसमें आपको इतनी समझ नहीं होती ना कि अगर कोई बीमारी हो गई तो लोग आपको कैसे देखते हैं, कैसे मतलब वो करते हैं। तो जब मैं लौटी अ, मतलब कुछ समय बाद, जैसे लगभग समझिए 2013 फरवरी में मेरा ट्रीटमेंट ऑफ हुआ था, उसके बाद हम लोग वापस आए थे। कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन मेरे जान-पहचान के ही लोग थे, जैसे कुछ-कुछ चीज़ों के लिए फिर बोलना शुरू करते हैं ना, वैसा बोलना शुरू किए शादी को लेके। मैं एक बार मतलब ऐसे सब माने साड़ियाँ देख रहे थे, तो मैं भी बैठ के साड़ी देख रही थी, तो जो मुझसे बोला गया कि तू साड़ी देख के क्या करेगी? साड़ी से तेरा क्या काम? तेरे को तो जीवन भर ऐसे ही रहना है फ्रॉक वगैरह पहन के ऐसे करके। हाँ, तंज कसने वाली बात। और ऐसे 3-4 बार तो मेरे को उस समय समझ मतलब ऐसा क्यों बोल रहे हैं ऐसे करके। फिर उसके बाद ना फिर मेरे को ये चीज़ समझ आया, मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि अब तेरे से शादी कौन करेगा या शादी कैसे होगी इस टाइम। हाँ, फिर उसके बाद ना मेरे को वो चीज़ थोड़ा ज़्यादा परेशान किया। मतलब परेशान क्या, मतलब मेरे को ये था ना, अरे मैं अच्छी नहीं दिखती, इसलिए मेरे को ऐसा बोल रहे हैं ऐसे करके। और मेरे को था मेरे तो ट्रीटमेंट खत्म हो गया, मैं तो अब ठीक हो गई हूँ, फिर मेरे को ऐसा क्यों बोल रहे हैं ऐसे करके। फिर उसके बाद में मैं एक रात, मेरे को बहुत अच्छे से याद है, मैं मेरे मम्मी-पापा से पूछी अ, कि मम्मी साथ में हम सो रहे थे तो, कि मम्मी सब मेरे को ऐसा बोल रहे हैं, क्या सही में मेरे से कोई शादी नहीं करेगा? तो फिर उसके बाद में मम्मी मतलब कुछ जवाब नहीं दे पाई। ना मम्मी कुछ बोली, ना पापा कुछ बोले। तो मेरे को वो चीज़ थोड़ा ज़्यादा मतलब फ़ील हुआ कि सच में ऐसा क्या हो गया मेरे साथ ऐसे करके। ठीक तो हो गई हूँ, मेरे को हमेशा से ये था ना, अब तो मैं ठीक हो गई हूँ। फिर उसके बाद में ये चीज़ मेरे को थोड़ा ज़्यादा वो किया, मतलब ये चीज़ के लिए शादी नहीं करेगा वाला बात नहीं था। मतलब मेरे में अब ऐसा क्या कमी हो गया है कि मैं शादी के लायक नहीं रही, कि मेरे मेरे को कोई वो नहीं करेगा ऐसा करके। फिर उसके बाद में फिर अ, मैं एक्चुअली मेरे लाइफ में जो मेरे हस्बैंड है अभी, वो काफ़ी समय से रहे हैं। तो उस समय मैंने पूरे ट्रीटमेंट भर इनसे बातें होती थी मेरी, ऐसे नहीं होती थी, सब कुछ इनको, लेकिन मैं बाल झड़ने वाली बात इनको नहीं बताई थी। नहीं बताई थी। और फिर उसके बाद में फिर जब मेरे को ये चीज़ फ़ील हुआ ना कि हाँ, सब ऐसा बोल रहे हैं तो कुछ तो बात होगा। फिर उसके बाद में मैं बोली कि नहीं, अब धोखे में नहीं रखते इनको। मैं बता देती हूँ। फिर उसके बाद में उस समय ऐसा था कि बाल-वाल कुछ थे नहीं, चेहरा-वेहरा पूरा काला पड़ा था, शरीर पूरा मतलब कीमो के साइड इफ़ेक्ट्स की वज़ह से पूरा सूख गया था शरीर, पूरा काला, माने नेल्स तक पूरे नीले पड़ गए थे। इतना उसमें बोलते हैं ना अ, नहीं मैं पॉइज़न का वो मात्रा होता है बोलते हैं कीमो में ना, तो पूरे-पूरे नेल्स पूरे जो है वो पूरे नीले पड़ चुके थे, शरीर एकदम काला पड़ चुका था। और मेरा वेट तो मैं बोलना चाहिए 27-28 से ज़्यादा नहीं रहा होगा उस समय। फिर फिर उसके बाद में मैं पूरा स्कार्फ वगैरह को बाँधी, मैं मेरी एक फ्रेंड से रिक्वेस्ट की कि मेरे को बस एक बार इनसे मिलवा दे। मैं इनको मतलब सामने जाके सब बताना चाहती हूँ करके। फिर उसके बाद में मैं गई, मेरी फ्रेंड आई मेरे को लेके गई इनसे मिलवाने के लिए। और इस पूरे ट्रीटमेंट भर में फिर ये उस दिन मेरे से मिले ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद में। फिर फिर इनके सामने जब मैं गई
तो फिर स्कार्फ को मैं निकाल के उनको दिखाई कि देखो अब मैं ऐसी दिखती हूँ, सर पे बाल नहीं है, भौं नहीं है, पलक नहीं है, काली हो गई हूँ और सब मतलब ये बोल रहे हैं कि अब मैं है ना अच्छी नहीं दिखती करके। तो और इस समय ना तक ना इनका जॉब भी लग चुका था। जब मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ उस समय तक तो नहीं था, बट बाद में इनका जॉब भी लग चुका था, सब कुछ था। तो मेरे नज़र में ये था इनके पास अच्छी जॉब है, सब कुछ है, तो अब ये अपने लाइफ में मूव ऑन करे, मतलब मेरे चक्कर में क्यों करके। फिर मैं बोली कि अब आपके पास सब कुछ है, आप अपने लाइफ में मूव ऑन करो, मैं तो अब अच्छी भी नहीं दिखती ऐसे करके। फिर इनके सामने गई, स्कार्फ को उतारी, मतलब मैं बोलना चाहिए मेरे फैमिली के बाद अगर कोई थे तो यही थे जो मेरे को पूरा ऐसे देखे थे, वरना मैं तो कभी भी बिना स्कार्फ के निकलती नहीं थी। फिर ये मतलब इस समय बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे और पूरा मतलब इनके आँख-वाँख में आँसू था एकदम और मतलब वो खुश थे मेरे को देख के सामने, वो ऐसा वाले खुश थे। फिर हाँ, मतलब कि मेरे सामने उतने समय के बाद वो मेरे से मिले थे और ये मेरे सामने खड़ी है और बल्कि इतने खुश थे। फिर उसके बाद में ना ये एकदम आँसू था इनके आँख में, फिर बोलते हैं पागल है क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि तू जीवन भर भी ऐसी दिखेगी तब भी मैं तेरे को नहीं छोड़ूँगा और तू मेरे सामने ज़िंदा खड़ी है वही मेरे लिए सब कुछ है ऐसे करके। तो मतलब वो चीज़ जो है ना अब इतना मैं ताना सुनी थी, ये शादी को लेके कि मेरे लिए ये चीज़ बहुत बड़ी चीज़ थी। और मेरी फ्रेंड जो साथ में थी वो तक इमोशनल हो गई थी। मेरे को बाद में जब हम लोग घर के लिए लौटे तो फिर मेरे को बोली कि देख क्या लाली बोलती है कि जो भी हो ना इस इंसान को बस मत छोड़ना बोली है। मतलब मैं जैसा देखी हूँ ना अच्छे-अच्छे लोग मतलब कोई भी मतलब बोलना चाहिए कि ऐसे स्थिति में अगर देखते, ठीक होने के बाद तो देखिए अब मैं अलग दिख रही हूँ, सब कुछ नॉर्मल हो गया, बाल आ गए, सब कुछ है। लेकिन उस समय बहुत ही मतलब सच में खराब स्थिति थी और उनका जो ये बात था ना मैं मेरी मम्मी को भी बताई थी। हाँ, मेरी मम्मी को भी खुश होके बताई थी ये चीज़। सब बोलते हैं शादी नहीं करेंगे, शादी नहीं करेंगे। मेरे को वो ऐसे बोले मैं बताई थी ये चीज़। अब बोल सकती हूँ। ये कह सकते हैं कि आप मतलब दुनिया की सबसे खुशकिस्मत इंसानों में से एक हैं, है ना? कि इतना अच्छा लाइफ पार्टनर आपको मिला। तो थोड़ी-सी हम ये भी जानना चाहेंगे इस बात को कि आप लोग का रिलेशनशिप कब से था? उसी समय से था जब रिलेशनशिप तो नहीं बोल सकते, एक जान पहचान था, एक परिचित है, परिचित। हाँ, परिचित था। तो 2012 में जब इनका तबीयत खराब हुआ तो उसके 1 साल पहले ले लीजिए उस समय से। हाँ, मतलब हल्का पसंद कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत छोटी थी और नहीं, नहीं तो ऐसा नहीं है। 22-23 साल का तो मेरा भी उम्र था उस समय 23 साल का और इसका उम्र 12-13 साल रहा होगा। हाँ, तो थोड़ा दिक्कत था। मैं अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था क्योंकि ये उस फेज़ में थी एज के और मैं उस फेज़ में था एज के कि इसको कैसे किया जाए? फिर समझ ही नहीं आ रहा था। लेकिन मैं बोला आप एक एक टाइम पीरियड दो, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एक गुज़र जाएगा ना तो ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। तो वो मैच्योरिटी मेरे हिसाब से उस समय मैं दिखाया हूँ। खुद की तारीफ़ करनी हो जाएगी लेकिन मेरे को लगता है कि मैंने किया वो चीज़। ठीक है, फिर उसके बाद जब इसका तबीयत खराब हुआ, तो फिर उस समय मैं फ़ार्मा में जॉब करता था। फ़ार्मा को जॉब करने के बाद मैंने डिप्लोमा इंजीनियरिंग जॉइन किया सिविल में और वो भी नहीं हुआ और उसके बाद जब और साथ ही साथ कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम का तैयारी भी कर रहा था। तो उस बीच में मेरा जो चयन है सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पे हुआ और उसके बाद मैं यहाँ से रायपुर ट्रेनिंग के लिए चले गया। उस ट्रेनिंग के बीच के दौरान फिर जब खबर मिलती थी, बात तो नहीं होती थी ऐसे, लेकिन खबर मिलती रहती थी कि ये स्थिति है, ऐसी स्थिति है, तबीयत कितना ऊपर जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है। तो बस मैं भगवान से यही प्रे करता था कि सब चीज़ ठीक होगा क्योंकि कैंसर मैं ये चीज़ जानता था क्योंकि मैं फार्मा में था तो इस चीज़ को जानता था कि जो बीमारी है वो हिम्मत से ही जीती जाती है, सर्वाइव करने में। हाँ, सर्वाइव करना बहुत कठिन होता है और वो भी ब्लड कैंसर। तो एक मन में था कि नहीं कैसे नहीं होगा, होगा। तो मेन तो इसका है पूरा जो नो डाउट कि इनकी विल पावर ने ही इनको बचाया। लेकिन आपका जो वहाँ पे डिसीज़न था या आपका जो उस समय रिएक्शन था कि तुम ज़िंदा तो बच गई, हमारे लिए वही बहुत है। तो ये जज़्बा आपके अंदर से कैसे आया? नहीं ऐसा कभी मन में था ही नहीं कि ऐसा होगा तो ऐसा करूँगा
या फिर कोई अब नेगेटिव हो जाएगा तो मैं अपने लाइफ में क्या करना है आगे, ऐसा कभी सोचे ही नहीं। मन में यही था यही करना है बोल के, और तो कुछ सोचे नहीं। कुछ कुछ हाँ, सोचा ही नहीं, मेरे लिए नॉर्मल है ये सब चीज, मैं कभी ये सब चीज माइंड नहीं किया। मैं इन सब चीजों को मैं अपने दोस्तों के साथ में, जो मेरे खास खास दोस्त थे, उन लोग से भी इन चीजों को बताया, क्योंकि आदमी को एक एक फेस सामने आता है ना, तो एक जजमेंटल हो जाता है वो, और वो अपने अपने ना राय देने लगते हैं, और मैं उस राय पे नहीं जाना चाहता था, क्योंकि मेरे को पता था कि मेरे को यही चीज करना है बोल के। और उन लोग बोलते तो हो सकता है मेरा रिलेशन या मन मुटाव आता किसी के साथ में, तो इन सब सारी चीजों को मैं नहीं हाईलाइट कर रहा था जब तक कि सही समय ना आ जाए। तो हाँ हाँ, मैंने सिर्फ समय का इंतजार किया है और कुछ नहीं किया। मैं किसी को कुछ बोला ना, मैं किसी को कुछ बताया, किसी को भी नहीं बताया। एक दो लोग थे जो मेरे खास दोस्त थे, हाँ, जिनको ये बात पता थी, और बाकी लोगों को पता था, लेकिन मैं अपने से कभी शायद बोला नहीं इस चीज को। फिर जब धीरे से समय बीता, 2019 आया, फिर शादी वगैरह की बात हुई, ऑटोमेटिक हुई वो सारी चीजें। नहीं, किसी का विरोध नहीं रहा। मायके से एज डिफरेंस को लेके बातें हुई थी, हो गई। हाँ, कास्ट को लेके नहीं, क्योंकि हम लोग के बारे में काफी समय से पता भी था सबको, ऐसा नहीं है। फिर उसके कास्ट को लेके तो नहीं हुई, बट एज डिफरेंस को लेके वो टॉपिक निकला था कि एज में इतना गैप है, ये है वो है करके। लेकिन नहीं, मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी कि जब मैं मतलब मुंबई में थी और ये सब फेस कर रही थी, तो मेरे को खुश रखने की बताई ना, बहुत कोशिश करते थे सब। तो उस बीच ना मेरी मम्मी मेरे को एक बार फोन ला के दी कि इनका नाम लेके कि तू ले से बात कर ले, मतलब कुछ भी हो तू खुश रह, ऐसा बोल के। हाँ हाँ। तो मैं मम्मी पापा को वो नहीं करना चाहती थी, तो मैं मम्मी को फोन वापस लौटाई। मैं बोली तुम लोग जब दोनों मेरे साथ हो तो मेरे को फिलहाल किसी की जरूरत नहीं है। तो मैं फोन मम्मी को लौटा दी, मैं बोली कि नहीं, तुम लोग का होना ही मेरे लिए बहुत है, ऐसे करके। फिर उसके बाद में मम्मी मेरे को आगे भी बोलती थी, ट्रीटमेंट चलते में मेरे को ये बोलती थी कि तू ठीक हो जा, मैं तेरी शादी उसी से करा दूंगी, तू ठीक हो जा, ऐसे बोलती थी। फिर उसके बाद में जब समय आया तो मेरे को मेरे पापा का नहीं मालूम था कि वो रेडी होंगे नहीं होंगे, एक वही हम लोग के लिए थोड़े से मतलब डाउट में थे। हाँ, फिर लेकिन समय आया, पापा भी माने, मम्मी तो रेडी थी। ये तो मतलब बहुत ही आप लोग का जो मतलब हैप्पी एंडिंग बोल सकते हैं इसको, बहुत अच्छा रहा। किसी तरह का कोई विरोध नहीं हुआ। मैं बस ये बोलूंगी, और वो समय भले ही बुरा था, लेकिन वही समय है जिसकी वजह से आज सब कुछ अच्छा है वाला। जी जी, सब साथ में। और मैं सच बताऊं तो वो समय, इसलिए मैं बुरा समय नहीं बोलूंगी उसको, वो बस एक बीमारी थी, आई और चली गई। लेकिन वो बीमारी जो मेरे को दिखाया, मतलब क्या परिवार होता है। माँ बाप माँ बाप तो हर किसी के माँ बाप से अपने औलाद से प्यार करते हैं, लेकिन वो प्यार को फील नहीं कर पाते ना औलाद। बोलते हैं ना, हर काफी औलाद नहीं कर पाते इस प्यार को फील, और बोलने से हर माँ बाप तो करते हैं, ये हो जाता है। हाँ, कि और लोगों के मम्मी पापा भी तो करते हैं। तो वो जो था ना, मतलब जो मेरे मम्मी पापा का एफर्ट्स था मेरे लिए, मैं उस चीज को देखी हूँ। कितने रात उन लोग सोए नहीं। और मतलब ऐसा था, एक और इंसिडेंट मैं बताना चाहूंगी कि जब मैं मतलब कीमो था, तो उस समय बाहर का खाना अलाउड नहीं करते थे हॉस्पिटल में, क्योंकि कीमो के समय में सेंसिटिव हो जाता है बॉडी बहुत, इन्फेक्शन वगैरह का डर रहता है करके। लेकिन मेरे को हॉस्पिटल का खाना खिलाता नहीं था, मेरे पापा मेरे लिए छुपा के लाते थे खाना। और एक बार हुआ, रात को मैं सोने से पहले अचानक से मेरे पापा को बोली कि पापा मेरे को ना गरम गरम गुलाब जामुन खाने का मन कर रहा है। तो वो बोले सो जा, तू सो के नहीं उठेगी, मैं तेरे लिए ला के रखूंगा। और हकीकत मतलब सुबह 7 बजे हम लोग को उठाते थे, सब सारे पेशेंट को एक बार रेडी होने के लिए। तो 7 बजे मेरे को उठाए जब, तो पापा गरम गरम गुलाब जामुन लेके बैठे थे। हाँ, तो वो जो एफर्ट्स थे ना, और जैसे ब्लड टेस्ट होता था हर कीमो के बाद में, तो पापा ऐसे बोलते थे, क्योंकि उस समय कीमो से क्या होता है कि आप कुछ भी खाएंगे ना तो वोमिटिंग बहुत ज्यादा होती है। इनफैक्ट पानी भी पियेंगे तो वोमिटिंग के थ्रू निकल जाता है। तो खाना पीना बहुत मुश्किल होता है। अब ऐसे में ब्लड काउंट को मेंटेन रखना वो और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि खाना पीना नहीं हो पाता ठीक से। तो उस बीच में मेरे पापा हमेशा ऐसे बोलते थे, देख तू खाएगी पिएगी, जो उल्टी हो रहा है निकलने दे, लेकिन कुछ तो रहेगा पेट में, और अगर ब्लड काउंट तेरा सही आया तो फिर मैं तेरे को नया ड्रेस लेवाऊंगा। ऐसे बोलते थे। तो वो जो नया ड्रेस और नया पर्स और ये सब की उसमें, क्योंकि वो एज था ना ऐसा,
तो उसमें ना मैं भले ही उल्टी हो लेकिन मैं खा मतलब पीती थी वो आपका क्या बोलना चाहिए गाजर का जूस तो अनार का जूस तो ये वो सब खा पी के तो अगर ब्लड रिपोर्ट सही आता था तो पापा सही में मेरे को लेके जाते थे मेरे लिए नया ड्रेस लेवा के आते थे। तो वो जो जितने उनके एफर्ट्स थे ना वो आज याद करने से लगता है कि वो समय नहीं आता ना तो मैं कभी वो चीज फील नहीं कर पाती। और शायद जैसे सब बच्चे सोचते हैं कहीं ना हर माँ बाप अपने बच्चे से प्यार करते हैं उसमें क्या हो गया ये वाला वो रहता। कहते हैं कि मतलब किसी को आजमाना हो तो बुरे वक्त में उसके बिहेवियर को देखना चाहिए, और वो चीज़ आपके साथ घटित हो गई बिल्कुल। अ, एक सवाल हम जानना चाहेंगे आपसे कि एज ए पर्सन, एक व्यक्ति के तौर पर आप अपने लाइफ पार्टनर को कैसे जज करती हैं? इनको अगर एक वर्ड में बोलना चाहे तो मैं तो इनको इनकी लॉयल्टी से ही मतलब वो करूंगी कि मैं मतलब होंगे और भी लॉयल इंसान बट मेरी लाइफ में मैंने जितने भी रिलेशनशिप देखे हैं क्योंकि मेरे फ्रेंड सर्कल भी रहे हैं और सब मतलब जितने भी देखे मैं इनके लॉयल्टी की कायल रही हूँ वाला बात है। बहुत बहुत लॉयल रहे हैं हाँ कर दिया मतलब कर दिया। और मतलब क्या बोलूं मेरे लिए तो बेस्ट पर्सन ही हुए ना तभी तो शादी की हूँ। आपने अगर लाइफ पार्टनर चूज किया है तो उसके बिना कैसे करेंगे? मेन ना बोलने वाले लोग होते हैं ना मतलब कैसा भी सिचुएशन रहे आपकी लाइफ में बोलने वाले बोलते हैं वाला बात है। तो स्टार्टिंग जब हम लोग का रिलेशनशिप का था तब मतलब बोलने वाले बोलते थे उस समय क्या इनका जॉब भी नहीं था फार्मा ये छोड़ चुके थे 2012 में और उस समय इंजीनियरिंग स्टार्ट मतलब किए नहीं थे वो वाला जो पीरियड था जिसमें जितने लोगों को इस बारे में पता चला था फ्रेंड लोगों को और भी जिसको तो ऐसा बोलते थे कि मतलब जॉब को लेके बोलते थे क्योंकि आजकल तो वही होता है ना मतलब पैसा देखते हैं लोग पोजीशन देखते हैं तो उसको बोलते थे कि जॉब भी नहीं है और ये है वो ऐसे करके उसके बाद में फिर क्या बोलते हैं लुक्स को लेके मतलब बोलते थे कि मतलब ऐसा बोलते थे कि तू तेरे को देख के बस वो मतलब तू जैसे दिखती है ना इस वजह से वो तेरे पीछे पड़ा है ऐसा भी बोलते थे जब ये सब बीमारी वगैरह नहीं था तब का तो वो सब चीजों को लेके बोलते थे उसके बाद जब तब तक ये था कि हाँ वो तेरे पीछे पड़ा है ऐसा था। फिर उसके बाद में जब ये फेस आया फिर उसके लिए हो गया अब ये बेहतर है अब मैं नहीं मतलब एक जो चीज है ना बोलने वाले हर हर एक एंगल में बोलते हैं। हाँ बोलना ही उनका काम है तो वो उस चीजों से अगर फर्क पड़ता अगर मैं उस समय बातों पे आ जाती अरे ठीक बोल रहे हैं मैंने ऐसा बोलते को तो और कोई भी मिल जाएगा ऐसे बोलते थे तो अरे ठीक बोल रहे हैं ऐसा सोच के कभी नहीं कभी हाँ। फिर उसके बाद जब ऐसा फेस आया कि हाँ अब लोगों को लगा कि अरे मतलब अब ऐसा हो गया ना फिर इनके पास जॉब था सब कुछ था यहाँ पे कमी अब मेरे में थी ऐसा वाला चीज है। फिर उसके बाद में इनको बोलते थे तेरे को तो कोई भी मिल जाएगी ऐसा मतलब उसके चक्कर में क्यों अपना लाइफ वो कर रहा है ऐसे करके वो पर एकदम पलटने वाली सिचुएशन थी उस समय और पलट गई ऐसा नहीं। नहीं है। मेरे को मालूम था ये सब बातें आती हैं बोल के तो मैं इसीलिए मैं आपको पहले भी मेंशन किया ना उस चीज को मैं कभी किसी को नहीं बोला क्योंकि आदमी जजमेंटल होता ही है। मैं ही बोलूंगा अगर मेरे को अगर वो चीज सही नहीं लगेगी तो मैं वो सामने वाले को अपने तरफ से राय दूंगा ना अगर मैं उसको जानता हूँ तो कि देख ले भाई इसको थोड़ा तू देख ले या उसको एक ऐसा इशारा करो तो सामने वाला ऐसा मत करे और मेरे को राय ही मत दे। मैं वैसा सिचुएशन क्रिएट किया था लोगों के सामने और मेरे को पता था किस व्यक्ति को बताना है किस व्यक्ति को नहीं बताना है। तो एक्चुअली एक बहुत ही मैच्योर पर्सन की ये निशानी है। आपने जिस हिसाब से बिहेव किया वो साधारण लोगों के वश की बात नहीं है ना? अ, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब शादी तो हो गई और एक हैप्पी मैरिड लाइफ है आपकी, तो आप पत्नी के रूप में इशिका को कैसे पाते हैं? पत्नी के रूप में जैसे पत्नी होती है वैसे ही है दोस्त है सबसे अच्छी बात तो वो हम लोग का जो बॉन्डिंग है वो कभी नहीं जाएगा। हम लोग तो जैसे एक लड़कपन वाला टकरार नहीं रहता है वैसा ही है हमारा। हाँ अब मैं अगर बात करता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं लड़ रहा हूँ बोल के लेकिन हम लोग को हम लड़ता नहीं है। हम लोग ऐसे ही रहते हैं प्यार से रहते हैं कोई वो नहीं किसी के साथ कुछ भी नहीं और कोई बात एकदम छुपी नहीं है जो रहता है एकदम ट्रांसपेरेंट है कोई भी चीज़ है एक दूसरे से कुछ भी नहीं पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है बस गुजर रहा है। ठीक है मैं बस ये था बात ये आई थी जब शादी के समय में कुछ लोगों के द्वारा जो थे मेरे से जो जुड़े हुए लोग हैं उन लोग के द्वारा बोला गया कि
कैंसर है और इसमें बच्चा जो कंसीव करने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। मैं बोला ये बात मेरे को पता है भाई, मैं बोला बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे बाद में, उसमें क्या है। तो उसमें वो सब चीज मायने नहीं रखता। हाँ हाँ हाँ, वो कोई वाली बात ही नहीं है। वो हम मैं बोल रहा हूँ ना, मैं सोचा ही नहीं है, सब सोच रहा ही नहीं है, ये सब चीज कोई मैटर नहीं करना है, वो कोई बात नहीं है। फिर जैसे जैसे बात हुआ और ऊपर वाले का आशीर्वाद था, बेटा हो गया, 1.5 साल हो गया। जो चीज असंभव था वो संभव हो गया, इसलिए बेटे का नाम संभव रख दिया। नहीं, एक्चुअली ये कैंसर की वजह से नहीं बोलूंगी। कैंसर के मैंने ऐसा नहीं है कि कैंसर हो गया तो फिर बेबी होने में दिक्कत होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। होता है कि शरीर में बॉडी बॉडी का फर्क होता है, और एक बार इतने लंबे जब कीमोथेरेपी के बाद आप गुजरते हैं ना, तो ये बोलना चाहिए कैंसर तो ठीक हो जाता है, लेकिन बॉडी में बहुत सारी दिक्कत होती है, वो चीज से है। हाँ, मैंने उसके ठीक होने के बाद भी छोटी छोटी बीमारियां लगी रहती है, बॉडी वीक हो जाता है। तो ऐसा था मेरा शरीर कि हर थोड़े दिन में कुछ ना कुछ मतलब छोटा छोटा लगा रहता है। जैसे सीजनल उसको मतलब सीजन चेंज हुआ तो उसको बॉडी झेल नहीं पाता, तो तुरंत बीमार पड़ते हैं, ऐसा हो जाता है शरीर। तो उस समय भी ना काफी समय तक, इनफैक्ट बोला चाहिए आज तक ये है कि ज्यादा देर तक खड़े होना या ज्यादा देर तक बैठना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उस समय जब हमारी शादी हुई, तो तब जैसे मैंने मेरे को वहां पे स्टेज पे खड़े होने में थोड़ा सा तकलीफ हो रहा था, क्योंकि दोपहर की शादी थी, रात को रिसेप्शन था, तो पूरा दिन ऐसा था। और अगले दिन जब पूजा होता है तो उसमें बैठने में थोड़ा सा तकलीफ हो रहा था। तो उसमें जब मतलब लोग देखते हैं तो बोलते हैं ना, तो उस समय फिर बात निकला कि ये तो इतना को वो नहीं कर पा रही है, तो आगे कैसे होगा। और बेबी को लेके बोले कि अब तो मतलब मतलब इन लोग का बच्चा नहीं होगा, और शादी तो हो गया है, ऐसी सब बातें निकली। फिर उसके बाद में फिर इनको मैं ये चीज बोलती भी थी, मेरे को फील भी होता था, हम लोग डॉक्टर वगैरह को भी दिखाए। फिर बोले डॉक्टर भी बोले थोड़ा चांसेस कम है करके, क्योंकि बॉडी का मतलब बॉडी की स्थिति को देखते हुए। फिर उसके बाद में ये मेरे को मतलब यही बोलते थे, एक तो शादी नहीं हुई थी तब से ये बोलते थे कि ये चीज मैटर नहीं करता, नहीं हुआ अडॉप्ट कर लेके, और अडॉप्ट नहीं भी करना है तो हम लोग दोनों ही काफी है, हमेशा ऐसे बोलते थे। तो उस समय भी जब बातें थी, हम लोग रायपुर से लौटे ना, रायपुर में ट्रीटमेंट दिखाया डॉक्टर को। उसके बाद वहां से लौट के कांकेर जा रहे थे, तो मैं रास्ते में इनको बोली कि मतलब शादी से पहले ये सब बोलना तो आसान होता है यार, लेकिन जब सबको देखेंगे हम लोग तो लगेगा नहीं क्या कि मतलब अपना भी एक बच्चा होना चाहिए, और ये चीज आपको कभी ना कभी तो फील होगा। तब भी ये मेरे को उसी चीज को बोले कि मेरे को ये चीज कभी फील नहीं होगा, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। ऐसे तो मैं आप मानेगी नहीं, मैं मेरी जेठानी को और मेरी बहन को, इन लोग को बोल के रखी थी दोनों। अब मेरी बहन का एक बेटा है और मेरी जेठानी के दो दो बच्चे हुए, तो मैं बोल के रखी थी कि अब सेकंड मेरी बहन को बोली थी सेकंड जो भी होगा ना तू मेरे को दे देना। और मेरी जेठानी को बोल रही थी, मैं बड़ी वाली जेठानी को भी बोली थी कि अब थर्ड आप लोग प्लीज मेरे को दे देना, ऐसे करके। तो मतलब सिर्फ इस चीज के लिए, लेकिन जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, मैंने जब जब कंसीव हुआ बेबी और हम लोग जब दिखाने गए सोनोग्राफी के लिए, तो डॉक्टर लोग भी बोले ये कैसे हो सकता है। हाँ, ये चीज जब मेरे पापा को थोड़ा ज्यादा फील होता था, मैं देखी हूँ उनके आंखों में, देखी हूँ, इनको तो कभी ये चीज नहीं हुआ, लेकिन मेरे पापा को लगता था। जब मेरी बहन का बेटा हुआ, शादी हम लोग के एक ही दिन हुई थी मेरी बहन की और मेरी, तो जब उसका बेटा हुआ उसके बाद ये चीजें कहीं ना कहीं मेरे पापा को फील होता था। वो बहुत रोते भी थे, मेरी मम्मी बताइए, वो रोते भी थे इस चीज के लिए, भगवान के सामने बहुत गिड़गिड़ाते थे कि मतलब मेरी दूसरी बेटी को भी एक औलाद दे दे करके। और मैं तो बोलती हूँ वो उन्हीं का वो था। मैंने हाँ, वो जगह जगह मानता किए, जगह जगह मंदिर में माथा टेके, मतलब सिर्फ एक औलाद दे दे बोल के, और बिल्कुल हुआ भी। तुम्हारे शादी के 2 साल पूरे हुए हैं कि मेरा बेटा हुआ। बहुत ही खुशी की बात है। अंतिम सवाल, जी। आपने जिस चीज़ को भोगा, तो हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहेंगे कि कैंसर पेशेंट जो भी होते हैं या जिनको डायग्नोज हो जाता है, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि कैसे उससे लड़ें, कैसे सर्वाइव करें? मैं बस इतना बोलूंगी कि सबसे ज्यादा अगर जरूरी कुछ है, सब चीज एक तरफ है, आपका फैमिली का सपोर्ट हुआ या दवाई हुआ या किस डॉक्टर से आप दिखाए, सब कुछ, लेकिन जब तक आपके में विल पावर नहीं है तो आप कैंसर क्या छोटी सी बीमारी से भी नहीं निकल सकते। विल पावर बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको अपने में होना चाहिए कि हाँ मेरे को ठीक होना है, मतलब मेरे को ठीक होना है, मेरे को आगे जीना है, मतलब मेरे को जीना है। ये चीज जो है ये बहुत मायने रखती है। मैं आपको बस ये बोलूंगी कि जब मैं मुंबई में थी,
तो मेरे डॉक्टर लोग भी ये देख के बहुत खुश रहते थे। और मैंने थोड़ा-सा टफ था मेरा ट्रीटमेंट, क्योंकि इतने घंटे का कीमो उसको झेलना, फिर थोड़ा-सा मुंबई में बेड मिलने की भी दिक्कत होती है। तो आप मानेंगे नहीं, वहाँ 2 हॉस्पिटल है, एक आपका खारघर में पड़ता है और एक आपका परेल में है। फिर मेरे को खारघर वाले उसमें भी शिफ्ट किया गया, क्योंकि थोड़ा मेरा ट्रीटमेंट टफ था। लेकिन इतने टफ ट्रीटमेंट से भी मैं निकली, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि मेरे को था कि मेरे को ठीक होना है। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, विल पावर, मेरे हिसाब से तो विल पावर है आपको बहुत ज़रूरी है, बहुत। और दूसरा, अगर आपके फैमिली वालों की बात करूँ, तो फैमिली वालों को बस इतना है कि आपको एक अच्छा माहौल दें, जिससे आपको खुद में इच्छा जागे कि हाँ, मेरे को जीना है, मेरे को खुश रहना है। हाँ, पॉज़िटिव एक माहौल दें। और कोई भी ऐसा नेगेटिव इंसान मत हो कि अरे! बीमारी हो गया, ये तो कैसे होगा, ये सब चीज़ें दिमाग में लाना ही नहीं है। कोई भी बीमारी हो, नॉर्मल, आजकल कैंसर ऐसे भी इतना बड़ा कोई चीज़ रहा नहीं। पहले था, मेरे टाइम में तो ये था कि बहुत कम सुनने को मिलता था, 2012 में उतना सुनने को नहीं मिलता था, लेकिन अब तो है कि सुनने में आ जाता है। और रही बात, हर कैंसर एकदम बोलना चाहिए बहुत ज़्यादा वो नहीं होता, सर्वाइव करना कठिन नहीं होता। टाइप्स होते हैं, तो वो टाइप्स को बराबर डायग्नोज़ कीजिए, उसको समझिए। और मैं भले ही छोटी थी, लेकिन मैं ट्रीटमेंट जब स्टार्ट हुआ, मैं अपने डॉक्टर से एक-एक चीज़ डिस्कस करती थी कि ये कौन-सा दवाई है, तो ये मेरे बॉडी में जा रहा है, तो इससे क्या असर होगा? सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आप मेंटली प्रिपेयर रहें उस चीज़ के लिए, बहुत ज़रूरी है। आप एकदम वो हो जाएँगे कि अरे! तो आपको फेस करना मुश्किल हो जाएगा ना। आपको पहले से पता होगा कि हाँ, ये होने के बाद मेरे साथ ये होगा, मेरे बॉडी में ये फ़र्क पड़ेगा, तो उस चीज़ को झेलना थोड़ा आसान हो जाता है। तो वो चीज़ है। मैं मेरे बायोप्सी का भी पूरा वीडियो देखी देखी हूँ। मतलब मेरे को शुरू से ये था, जब मेरे को ऑपरेशन थिएटर में ले जा रहे थे बायोप्सी के पहले रायपुर में, तो उसका भी मैं बोली थी कि कैसे होगा मेरे को देखना है, क्योंकि उस समय तो मैं बेहोश रहूँगी। तो उस चीज़ को भी मैं देखी हूँ। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी के साथ क्या होने वाला है, तो उस चीज़ के लिए आप पहले से प्रिपेयर रहेंगे। मेरे हिसाब से तो ये ज़रूरी है कि जानो पहले क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और दूसरा विल पावर को उस चीज़ के लिए पहले से स्ट्रॉन्ग रखो कि ये होने वाला है। ये थी इशिका और सतेंद्र। इशिका ने दुनिया की मशहूर किताब अल्केमिस्ट के उस मशहूर डायलॉग को बिल्कुल चरितार्थ कर दिया, जिसमें ये कहा गया है कि अगर आप किसी चीज़ को पाने के लिए जद्दोजहद करते हैं और अपने अंतिम संघर्ष तक पहुँचते हैं, तो पूरी कायनात आपका साथ देती है। तो इशिका ने इसको बिल्कुल चरितार्थ करके दिखाया और इनकी कहानी बहुत ही प्रेरणास्पद है और हमारे दर्शक इससे निश्चित रूप से बहुत ही प्रेरणा ग्रहण करेंगे। और उसी तरह से सतेंद्र की भूमिका भी है। इन्होंने जिस बुरे वक़्त में अपने लाइफ़ पार्टनर का साथ दिया, वो कोई छोटी बात नहीं है और इस तरह के लोग आज के डेट में तो बहुत दुर्लभ हो गए हैं। हम इन दोनों को बधाई देते हैं और हम चाहेंगे कि आपकी जो जोड़ी है वो सदैव बनी रहे। ऊपर वाले का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा बने रहे और आप इसी तरह से हँसते खिलखिलाते रहें। हमारे चैनल में आने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।